CH7 आदित्य का गिफ्ट। सुबह आर्यन पैलेस। अश्वत्थ बहुत तेज था। वो उसके मन की बात समझ गया था। वो बोला, धमकी ही समझ लो। टिया फिर हैरान होकर उसे देखने लगी कि अश्वत्थ उसके मन की बात कैसे सुन लेता है। तभी आदित्य रूम में बिना नॉक किए बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह घुस आया। पर अश्वत्थ और टिया को एक दूसरे के इतना करीब देखकर उसने फट से ब्रेक लगाया और जल्दी से पलट गया और एम्बैरस होते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। आदित्य को देख टिया भी घबराकर उठने लगी, लेकिन अश्वत्थ ने उसे इतना टाइटली पकड़ रखा था कि वो उठने के बजाय उसके सीने से जा लगी। अश्वत्थ टिया को देख के मुस्कुराया और अपनी आंखें चढ़ाते हुए आदित्य से बोला, क्या कोई प्रॉब्लम है? आदित्य हड़बड़ा गया और बोला, नहीं तो, मैं तो यह पूछने आया था कि लंच भी भाभी बनाएंगी या कोई कुक? वैसे कुक का बनाया खाना खाते खाते मैं पक गया हूँ, तो सोच रहा था कि आज सुबह की तरह अगर भाभी कोई अच्छी सी डिश बनाकर खिलाएं तो। अश्वत्थ उसकी बात काटते हुए बोला, एक शर्त पर। आदित्य चौंक गया और उसने पूछा, कैसी शर्त? अश्वत्थ ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसकी ड्रेसिंग को भी अपनी तरह परफेक्ट बनाओ। आदित्य ने चैन की सांस ली और हंसते हुए बोला, सीधे कहो ना कि भाभी का मेकओवर करना है। इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? अगर भाभी मुझे रोज टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएंगी तो मैं उनका मेकओवर तो क्या, उन्हें अवार्ड विनिंग दिवा बना दूंगा। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई क्या डिस्कशन कर रहे हैं। वो कभी अपने देवर को देखती तो कभी अपने पति को। तभी अश्वत्थ उसे देखकर उस पे टिप्पणी करता हुआ बोला, तुम बहुत ओल्ड फैशन्ड हो, मैं तुम्हारा मेकओवर करना चाहता हूँ। टिया दुध से मन में बोली, ओल्ड फैशन्ड। उसे याद आया कि कॉलेज में भी सब यही कहते थे। अश्वत्थ उसे एक अंतर्यामी लग रहा था जो उसके मन की सारी बातें जानता था। टिया को हैरान देख आदित्य बोला, भाई आपको भगवान की तरह अंतर्यामी लग रहे होंगे, है ना? पर इनके बारे में ये सच है, ये इंसान के हाव भाव से गैस कर लेते हैं कि उनके में क्या चल रहा है। बट डोंट वरी, वो हमेशा सही नहीं होते। अश्वत्थ आदित्य को चुप कराते हुए बोला, चुपचाप अब निकलो यहाँ से। आदित्य बोला, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। आप दोनों की रुचि के लिए मैं सबको घर से भेज सकता हूँ। खुद भी चला जाऊंगा और पूरा आर्यन पैलेस आपका सारा टाइम अलोन टाइम होगा। पर भाभी, मेरे भाई रोमांस के मामले में काफी कच्चे इंसान हैं। वो मेकओवर आपको करना पड़ेगा। ये कहकर आदित्य कमरे से जाने लगा और टिया मन ही मन सोचने लगी, सभी बेशर्म हैं क्या इस घर में? तभी आदित्य मुड़ा और उसने बहुत ही शरारती अंदाज में कहा, मेरा गिफ्ट पहले देखना। अश्वत्थ चिढ़ के बोला, क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो पहले देखना है? आपके बहुत काम का है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, जरूर देखना। और ये कह के वो कमरे से बाहर चला गया। अश्वत्थ समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने भाई को अच्छे तरह जानता था। टिया भी आदित्य का गिफ्ट देखना चाहती थी और वो सामने ही रखा था। टिया ने झट से वो बॉक्स खोला और देखते ही हैरान रह गई। टिया ने बॉक्स से गिफ्ट निकाला। अश्वत्थ ने भी गिफ्ट देखा और देखते ही उसकी भौहें तन गई। उसे ढुस्सा आने लगा। वो मन ही मन बोला, आदित्य के बच्चे, तुझे तो मैं। टिया सदमे में थी। आदित्य ने टिया को सतीन का रेड कलर का 2 पीस नाइट गाउन दिया था। टिया ने एकदम नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की और उस गिफ्ट को वापस बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स बंद कर दिया। अश्वत्थ भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था।
तिया मन ही मन आदित्य को कोस रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो शर्म के मारे मर जाए। अश्वत्थ भी आदित्य को 1000 गालियां दे रहा था। उसका जी कर रहा था कि वो उसे एक कमरे में बंद करके वो पीटे। तभी अश्वत्थ का ध्यान तिया पर गया। उसने देखा कि वो दोनों उस बड़े से कमरे के बीचों बीच चुप खड़े हैं। अश्वत्थ माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बोला, अरे वो पागल है, उसके गिफ्ट पर ध्यान मत दो। तिया की बोलती बंद थी। वो नजरें झुकाए उस गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। अश्वत्थ तिया को नॉर्मल करने के लिए बोला, तुम दूसरे गिफ्ट क्यों नहीं देखती? तिया के मन में आया, पहला गिफ्ट ही इतना शानदार है, तो बाकी गिफ्ट में तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। वो घबराते हुए धीरे से बोली, सर आप ही देख लीजिए, मुझे नहीं देखना, और उठने लगी। अश्वत्थ ने उसे छोड़ दिया और तिया सीधे भागकर लॉन्ज में चली गई। तिया के जाते ही अश्वत्थ चिल्लाया, आदित्य! और वो आदित्य को ढूंढता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आदित्य और बानी की सारी फौज बाहर एक साथ लिविंग रूम में थी। अश्वत्थ वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, यह क्या मजाक है आदित्य? सबने उसे देखा। आदित्य मासूम बनता हुआ बोला, क्या हुआ भाई? अश्वत्थ फिर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेहुदा गिफ्ट देने की? अश्वत्थ को नाराज देख आदित्य और हंसने लगा और बोला, आपको पसंद नहीं आया भाई, पर वो आपके लिए नहीं था, वो तो मेरी प्यारी भाभी के लिए था। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो आपको रिझाने की कोशिश करें। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी मर्जी से शादी की है। दादाजी अपने परपोते या परपोती को देखना चाहते हैं। आपको जल्दी करनी चाहिए और मेरा गिफ्ट इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। आदित्य का जवाब सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे, पर जैसे ही अश्वत्थ ने सबको एक बार धुस्से से देखा तो सब चुप हो गए। आदित्य बोला, कोई आदमी इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी उससे दूर कैसे रह सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सच में वही हो जो लोग समझते हैं। बस आपने अपना राज छुपाने के लिए शादी की है। अश्वत्थ गुस्से में बोला, तुम्हें मुझ पर शक है कि मुझे औरतें नहीं आदमी पसंद है? पागल हो क्या? हाँ, मैंने उससे शादी की है और अपनी मर्जी से की है और माना वो खूबसूरत है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं बिना उसकी इजाजत के उसके साथ कुछ भी करूं। मैं इतना भी। अश्वत्थ बोल ही रहा था और तभी तिया वहां आई क्योंकि उसे ओरियन के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। सबने उसे देखा। सबकी नजर उसके गुलाबी पतले होठों पर टिकी हुई थी। अश्वत्थ ने तिया के होठों को बड़ी बेरहमी से काट डाला था और उसके होठों पर जमा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। तिया बिना अपने होठों को साफ किए ही आ गई थी। रचित आदित्य के सिर पर प्यार से मारते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। आदित्य अपना सिर सहलाते हुए कंफ्यूजन में बोला, मुझे क्या पता यह कब हुआ, पर अच्छा ही हुआ। और भाई कुछ तो हुआ, वरना मैं तो यह सोच रहा था कि हमारे भैया से कुछ ना हो पाएगा। बाहर दिन में जब तिया ओरियन के साथ हॉस्पिटल गई तो शुरू शुरू में तो वो चुप थी, लेकिन धीरे धीरे जब ओरियन ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया और उसके साथ फ्रेंडली होके रहा तो वो भी ओरियन से बातें करने लग गई थी। वो खुश थी कि कोई उसे बुल्ली नहीं कर रहा था। घर लौटने पर तिया का स्वागत भुक्कड़ आदित्य की फरमाइश ने किया। लंच टाइम हो गया था और छोटे शहजादे को खाना खाना था। तिया ने खुद ही लंच बनाया और खाना टेबल पर आते ही आदित्य खाने पर टूट पड़ा। आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर बाकी लोग नहीं भी होते तो वो अकेला भी सारा खाना खा जाता। तिया को भले ही आदित्य को खाना खाते देख थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे सबके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगा। रात हो चुकी थी। तिया चुपचाप बेड पर पालथी मारकर स्टैच्यू बनी बैठी थी और अपने पति को देख रही।
जो अपनी फ्लाइट के लिए रेडी हो रहा था। उसकी फ्लाइट रात 12 बजे की थी। अश्वत्थ ने देखा कि टिया उसे एकटक देख रही है। कुछ कहना है तो कहो। टिया एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाती हुई बोली, नहीं। अश्वत्थ उसे देख के मुस्कुराया और उसको भरोसा दिलाते हुए बोला, चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम चाहो तो मिसेस आर्यन के पावर का यूज कर सकती हो, सब पर हुक्म चला सकती हो मेरी गैर मौजूदगी में। टिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वत्थ ने अपना काला ओवरकोट पहना और उसकी तरफ आया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं 2 हफ्ते तक यहाँ नहीं रहूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रही हो। तुम्हें मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे ताकि तुम सच में वो इंसान बन सको जिसे मैं दुनिया से इंट्रोड्यूस करवा सकूं, वरना तुम तो भीगी बिल्ली की तरह हो। टिया अश्वत्थ की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। और कोई लड़की क्या ही जवाब देगी जब उसका पति अश्वत्थ इहित आर्यन हो, दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सोनैलिटीज में से एक, ऐसा इंसान जिससे भिड़ने की हिम्मत किसी में ना हो। ना जाने कितनी कंपनियां अश्वत्थ के रहमो करम के दम पर सक्सेस के शिखर पर पहुंची थी। उन कंपनियों की लिस्ट में सहाना राय और अव्यांश खन्ना के परिवार की कंपनियां भी शामिल थी। और अश्वत्थ जानता था कि अव्यांश और सहाना टिया के अतीत का दर्दनाक हिस्से थे और जल्द उन्हें उस दर्द का हिसाब चुकाना था। अश्वत्थ टिया से मुस्कुरा के बोला, वैसे तुम चाहो तो अच्छी बीवी की तरह कह सकती हो कि तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। टिया अश्वत्थ का एक अलग ही रूप देख रही थी। कहाँ वो कम बोलने वाला, सीरियस रहने वाला वेपन्स किंग और कहाँ ये बेशर्मों की तरह बात करने वाला इंसान। अश्वत्थ ने टिया का चेहरा ऊपर उठाया और बोला, छोटी गिलहरी, मेरे बारे में इतना उल्टा पुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के लिए रिजर्व्ड जरूर हूँ, पर अपनों के लिए नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उन बिगड़े अमीरजादों से बच गई और अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड से भी। टिया कुछ कहना चाहती थी, पर अश्वत्थ के इतने करीब होने से उसके शब्द गले में ही अटक गए। अश्वत्थ बोला, डोंट वरी, तुम मेरी हो और मेरी चीज को, भले मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, कोई परेशान नहीं कर सकता और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 हफ्ते अच्छे से बिताओ क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें सही ठायदे से मेरे साथ रहना पड़ेगा। अश्वत्थ के पीछे क्या होगा टिया का हाल? क्या टिया संभाल पाएगी इस नए परिवार के नए रिश्तों को या फिर अश्वत्थ की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा?